बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने वेलोसिटी के बारे में पढ़ा था और साथ हमने एक्सेलरेशन को देखा था। कि पहले हमने देखा था कि वेलोसिटी इन अ मूविंग सिस्टम, उसके रिलेशंस क्या थे। फिर हमने देखा एक्सेलरेशन इन अ मूविंग सिस्टम। आफ्टर दैट फिर स्टूडेंट्स हमने देखा कि कोरियोलिसिस एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है। तो उसी में आपको मैंने बताया कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन के वो क्या होती है। उसके मैंने मैथमेटिकल रिलेशंस बताए थे आपको, लेकिन मैंने आपको कहा था कि आपने थ्योरेटिकल के सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होती है और सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन क्या होती है वो आपको पता होना चाहिए। फिर स्टूडेंट्स मैंने पहले मैं आपको अब इस लेक्चर में बता देता हूँ पहले कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है। कि बेटा ऐसी फोर्स जो किसी भी पार्टिकल को दायरे में सर्कल में घूमने पर मजबूर करती है तो उसको हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ये हमारे पास एक फुटबॉल है, ठीक है। तो एक स्टूडेंट ने उसको स्ट्रिंग मीन रस्सी के साथ बांधा हुआ है और वो स्टूडेंट यहाँ पे खड़ा हुआ है, ठीक है। ये फुटबॉल है। अब वो इसको घुमा रहा है, ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है इसको। तो अब वो स्पीड से जब उसको रोटेट करता है तो वो फुटबॉल ऐसे दायरे में घूमता है, ठीक है। तो दायरे में इस फुटबॉल को कौन सी फोर्स घूमने पर मजबूर करती है स्टूडेंट्स, उस फोर्स का नाम सेंट्रीपिटल फोर्स होती है, ठीक है। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होती है, ऐसी फोर्स जो कि चीज को दायरे से बाहर लेके जाती है उसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहेंगे। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे जो टर्म यूज हुई है वो है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो वो क्या होगी। अब एक्सेलरेशन पहले आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स कि रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, उसको हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है वेलोसिटी ओवर टाइम, ठीक है। रेट ऑफ चेंज, ठीक है, इन वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। कि वेलोसिटी में तब्दीली की शरह को हम जो है वो एक्सेलरेशन कहते हैं। तो अब यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मतलब, अब देखो हमारे पास ये फुटबॉल इस सर्कल में जिस फोर्स के साथ घूम रहा था उस फोर्स का नाम हमने दिया सेंट्रीपिटल फोर्स। और इसकी यहाँ पे फुटबॉल की इस दायरे में जब वो घूमेगा तो कोई ना कोई वेलोसिटी ज़रूर होगी, ठीक है। और वो जिस वेलोसिटी से घूम रहा है इस सर्कल में, तो अगर उस वेलोसिटी में जो टाइम के लिहाज से तब्दीली आती है, हो सकता है कि पहले स्टूडेंट्स स्लो स्लो घुमा रहा था तो वो सर्कल के अंदर आहिस्ते आहिस्ते नज़र आ रहा था आपको फुटबॉल, ठीक है। जब आपको पता है जब सर्कल में, जैसे फैन की मिसाल ही देख लें कि जब फैन स्लो चल रहा हो तो आपको फैन के पर नजर आते हैं, ठीक है। लेकिन जो ही फैन स्पीड से चलना शुरू हो जाए तो फैन के पर नजर आना बंद हो जाते हैं एक तरह से आपको, मतलब वो आपको फैन के पर क्लियर नजर नहीं आते। इसी तरह से पहले जब फुटबॉल स्लो था तो टाइम के लिहाज से, मतलब उस वक्त शुरू में टाइम था, फर्ज करो 2 सेकंड गुजरे थे या 4 सेकंड गुजरे थे, तो उस वक्त उसकी वेलोसिटी कुछ थी, मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल उसकी वेलोसिटी मैं कहता हूँ 2 मीटर पर सेकंड थी, ठीक है। लेकिन जो ही
वो तेज हुआ, ठीक है, तो उसकी वेलोसिटी बढ़ी, तो अगले 5 सेकंड में उसकी वेलोसिटी जब बढ़ी तो उस वक्त वो फुटबॉल आपको नजर नहीं आएगा। मतलब कहने का स्टूडेंट्स कि आपके पास जो वेलोसिटी में तब्दीली जो हुई है 2 सेकंड्स के बाद, जो तब्दीली हुई है 2 सेकंड्स के बाद, ठीक है, तो वो आपके पास स्टूडेंट्स क्या होगा, वो एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। तो अगर वो सर्कल के अंदर हुई है तो उसको बोलेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और अगर वो सर्कल से बाहर जा रहा है तो उसको सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन बोलेंगे। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था जो कि मैंने आपको बोला था कि आपने खुद ट्राई करना है, लेकिन मैंने कहा इस लेक्चर के स्टार्ट में आपको जो है वो थोड़ा सा बता दूं। एनी हो, आज जो हमारा टॉपिक है वो है मोशन ऑफ अ पार्टिकल रिलेटिव टू द अर्थ, के मोशन ऑफ पार्टिकल रिलेटिव टू द अर्थ क्या होगा। ये आपकी शाम सीरीज की बुक जो उस पे भी टॉपिक दिया हुआ है, तो मैं वहीं से ही आपको स्टडी करवा रहा हूँ ये टॉपिक। वहाँ पे पेज नंबर 150 पे वो बताता है कि 6.9 वो प्रॉब्लम है, उसका ए पार्ट एक्सप्रेस वो कहता है करें न्यूटन्स सेकंड लॉ फॉर द मोशन ऑफ अ पार्टिकल रिलेटिव टू एन कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम फिक्स्ड इन स्पेस। ठीक है, अब फिक्स्ड इन स्पेस की बात आ गई तो मतलब इनर्शियल सिस्टम। अब बच्चों आपकी यहाँ तक अभी ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। बेटा एक टर्म होती है इनर्शिया, एक टर्म होती है सिंपल इनर्शिया, और दूसरी होती है कि इनर्शियल सिस्टम। अभी जो मैंने आपको इनर्शियल सिस्टम बताया है वो मैंने बताया था कि न्यूटन्स लॉ सारे के सारे इनर्शियल सिस्टम को ही ओबे करते हैं, और इनर्शियल सिस्टम का मतलब होता है नॉन एक्सेलरेटेड या फिक्स्ड सिस्टम। ठीक है, मतलब जो कि फिक्स हो, जो कि मूव ना करता हो। और मैंने ये भी बताया था कि इन जनरल अगर देखा जाए रियल लाइफ में तो कोई भी सिस्टम इनर्शियल सिस्टम नहीं है। हत्ता कि अर्थ की बात करें तो अर्थ भी इन जनरल जो है वो फिक्स नहीं होती, वो रोटेट करती है। लेकिन हम जब इसको इसके इनर्शियल सिस्टम्स के प्रॉब्लम्स को करते हैं तो वो हम महदूद रेंज के अंदर रह के करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने अक्सर मिसाल देता हूँ कि कमरे के अंदर आप बैठे हुए हैं, तो कमरे के अंदर आप एक पर्सन के हिसाब से दूसरे पर्सन को हम उसकी मूवमेंट को देख सकते हैं। ठीक है, मतलब एक पर्सन फिक्स खड़ा है और दूसरा मूव कर रहा है तो उसके लिहाज से उसकी मोशन। या मैं कह सकता हूँ कि रूम के अंदर जो है वो सारी बात रूम आपका फिक्स है, तो रूम के लिहाज से आप अपनी मोशन को कमरे के अंदर जो है वो डिटरमिन कर सकते हो। ठीक है, तो न्यूटन्स लॉ जो थे तीन के तीन लॉज वो सारे के सारे इनर्शियल सिस्टम के ऊपर बेस करते थे। लेकिन जो ही आइंस्टाइन की थ्योरी आई तो उन्होंने देखा कि इनर्शियल सिस्टम जो था वो एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता इन जनरल। तो फिर न्यूटन्स की थ्योरी जो थी वो वाली फेल कर दी, और अब जो यूज कर रहे हैं वो इन जनरल वो आइंस्टाइन की रिलेटिविटी थ्योरी, उसके अकॉर्डिंग हम चीज़ों को फिजिक्स में स्टडी करते हैं। लेकिन जो आपकी 9th 10th उसके बाद फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फिर उसके बाद जो आपका बीएससी है, वहां तक आपने जितने भी न्यूटन्स के बारे में जितनी भी चीज़ें पढ़ी वो सारी की सारी स्टूडेंट्स इनर्शियल सिस्टम पे ही बेस करती थी। ठीक है, अब मैं बात कर रहा था यहाँ पे इनर्शियल सिस्टम, तो पता चल गया आपको कि फिक्स सिस्टम का नाम जो है वो अगर सिस्टम फिक्स्ड है तो उसको इनर्शियल बोलते हैं। लेकिन एक और टर्म होती है सिंपल इनर्शिया, कि सिंपल इनर्शिया बच्चों किसको बोलते हैं। बच्चों जो इनर्शिया होता है वो किसी चीज की वो प्रॉपर्टी होती है जिस में वो क्या करता है कि किसी भी चेंज के खिलाफ मज़ाहमत करता है। ठीक है, किसी भी चेंज के खिलाफ मज़ाहमत करता है। मिसाल के तौर पर कि मैं अक्सर मिसाल देता हूँ आपको कि आप एक साइकिल चला रहे हो और साइकिल के आगे एक स्टूडेंट खड़ा हो जाता है या कोई आदमी खड़ा हो जाता है, वो साइकिल को रोकने की कोशिश करता है। तो जब वो आगे से साइकिल को रोकता है तो साइकिल एक लम्हे के लिए क्या होता है कि वो रुकता नहीं है, वो पर्सन जो है वो क्या कर रहा है, वो साइकिल को रोकने की कोशिश कर रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम जो साइकिल की जो मोशन थी
साइकिल की जो मूवमेंट हो रही थी, जो कि मोशन में था साइकिल, उसकी जो मूवमेंट थी उसमें मज़ाहमत पैदा की हमने उसको रोकने की कोशिश की। ठीक है, तो उस मज़ाहमत को जो एक तो मज़ाहमत हमने की साइकिल के ऊपर और दूसरी साइकिल ने हमारे ऊपर की। जो मज़ाहमत साइकिल ने हमारे ऊपर की, ठीक है, उसका नाम जो है वो इनर्शिया है। कि जो इनर्शिया किसी बॉडी की वो खसूसियत है, वो प्रॉपर्टी है जो वो किसी रेस्ट बॉडी या मूविंग बॉडी में तब्दीली के खिलाफ मज़ाहमत पैदा करता है। ठीक है, तो इसको हम इनर्शिया बोलते हैं। तो अब आपका ये पॉइंट ये भी क्लियर होना चाहिए कि सिंपल इनर्शिया और इनर्शियल सिस्टम में क्या फ़र्क है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो क्या है, एक्सप्रेस करना चाहता हूँ न्यूटन सेकंड लॉ को फॉर द मोशन ऑफ अ पार्टिकल। एक पार्टिकल मूव कर रहा है, ठीक है, मोशन में है, रिलेटिव टू कैपिटल एक्स वाई जेड। अब कैपिटल एक्स वाई जेड सिस्टम का मतलब बेटा जब भी कहीं आएगा, क्योंकि हमने शुरू में जब स्टडी किया था तो हमने कहा था कैपिटल एक्स वाई जेड जो है ये फिक्स्ड सिस्टम है। ठीक है, तो जो स्मॉल एक्स वाई जेड है वो मूविंग सिस्टम है। ठीक है, तो इस फिक्स सिस्टम के लिहाज से हमने न्यूटन सेकंड लॉ को अप्लाई करना है पार्टिकल के ऊपर। ठीक है जी, तो एक तो ये क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है कि आपने यही जो फिक्स सिस्टम वाला है न्यूटन सेकंड लॉ को अब अप्लाई कर रहे हो पार्टिकल के ऊपर, तो इसी को इस्तेमाल करते हुए आपने फाइंड करनी है एन इक्वेशन। एक इक्वेशन फाइंड करनी है मोशन की फॉर अ पार्टिकल relative to n small xyz system having the same origin as capital XYZ system but rotating with respect to it। ठीक है, तो ये भी आपने फाइंड करना है। तो पहले हमने फाइंड करना है कि न्यूटन सेकंड लॉ को बताना है पार्टिकल की मोशन जो कि फिक्स सिस्टम के लिहाज से, और दूसरे नंबर पर हमने इसी चीज को यूज करते हुए हमने इसकी इक्वेशन बतानी है मूविंग सिस्टम के रिस्पेक्ट। ठीक है, लेट्स सी। पहले मैं पहली बात करता हूं कि इफ m इज द मास ऑफ द पार्टिकल, स्मॉल m हमारे पास हमने अज्यूम कर लिया कि मास कांस्टेंट है। ठीक है, अब d डबल डेरिवेटिव ऑफ r, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू t एट फिक्स्ड। ठीक है, जब वो कैपिटल एक्स वाई जेड सिस्टम कोऑर्डिनेट था वो फिक्स था, उस वक्त हमने डबल डेरिवेटिव लिया आर पोजीशन वेक्टर का, जिसको हम एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। इट्स एक्सेलरेशन इन द फिक्स सिस्टम एंड एफ जो फोर्स लग रही थी उस मैस के ऊपर, फिक्स मैस के ऊपर, resultant of all forces acting on the particle as viewed in the fixed system। ठीक है, then न्यूटन सेकंड लॉ states that, तो वो क्या होगा, एम ए एफ इज इक्वल टू एफ। आपने फॉर्मूला बच्चों यही पढ़ा ना कि एफ इज इक्वल टू एम ए। अब यहाँ पे ए हमारे पास बच्चों क्या है, एक्सेलरेशन है, इसके ऊपर मैं वेक्टर लगाना भूल गया हूँ, यहाँ पे भी वेक्टर आना है। ठीक है, लेकिन ये एक्सेलरेशन क्या है, फिक्स सिस्टम के अंदर है। वो फिक्स सिस्टम कौन सा है, कैपिटल एक्स वाई जेड। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इस एक्सेलरेशन को पोजीशन वेक्टर के रिस्पेक्ट भी लिख सकता हूँ। देखें जरा, तो मैंने कहा यहाँ पे d डबल डेरिवेटिव ऑफ r ओवर डी टी स्क्वायर फिक्स सिस्टम के रिस्पेक्ट ये f फोर्स आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमने पहला अपना प्रॉब्लम कर लिया 6.9 का ए पार्ट के न्यूटन सेकंड लॉ को मैंने एक्सप्रेस कर दिया इनर्शियल सिस्टम के अंदर। ठीक है, अब दूसरा पार्ट है कि मैं अब इसी न्यूटन सेकंड लॉ को इस्तेमाल करूंगा, लेकिन अब इन एडिशन क्या करनी है कि मैंने एक मूविंग सिस्टम भी लिया है, उसके रिस्पेक्ट भी मैंने डीलिंग करनी है यूजिंग सबस्क्रिप्ट m टू डिनोट क्वांटिटीज एज व्यूड इन द मूविंग सिस्टम वी हैव। तो हमारे पास क्या होगा बच्चों, अब ये मूविंग सिस्टम के रिस्पेक्ट आपने प्रीवियस रिलेशन पढ़ा हुआ है। मैं अगर आपको रिमाइंड करवा दूं तो आपको याद आ जाएगा। ये आपने बच्चों ये रिलेशन जब मूविंग सिस्टम पढ़ा था एक्सेलरेशन का, तो वहाँ पे भी आपने इसको स्टडी किया था। देखें ज़रा, ये आप देखिए, अगर आपके पास आपके नोट्स खुले हुए इस वक्त बच्चों, आप चेक कर सकते हो कि एक्सेलरेशन इन अ मूविंग सिस्टम पेज नंबर 145 पे जो इसका फार्मूला था मैंने प्रूफ भी करवाया था कि कैपिटल डी आर मतलब डबल डेरिवेटिव
है आर का विद रिस्पेक्ट टू टी फिक्स सिस्टम में वो इक्वल होता है मूविंग सिस्टम में डबल डेरिवेटिव आर का, प्लस वहां पे लिखा हुआ है डी एम ओमेगा क्रॉस आर। अब डी एम जो है वो हमारे पास वहां पे क्या है, मूविंग सिस्टम में ओमेगा का डेरिवेटिव है क्रॉस आर, ठीक है, अब पोजीशन वेक्टर है प्लस, लेकिन यहाँ पे मैंने अब डी नहीं लिखा बल्कि मैंने ओमेगा के ऊपर डॉट लगा दिया है, अंडरस्टूड इसका मीनिंग डेरिवेटिव शो कर रहा है, ठीक है, प्लस 2 ओमेगा क्रॉस वहां पे लिखा हुआ था डी एम आर, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने स्मॉल डी आर ओवर डी टी, एक ही बात है, एम और साथ प्लस ओमेगा क्रॉस आर। बच्चों हमने ये पढ़ा था कि ये जो चीज़ है ये हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन थी, जनरल रिलेशन, और अगर मैं जो है वो ये एक्सेलरेशन जो है जिसके साथ वो बॉडी दायरे में घूम रही है, और अगर मैं यहाँ पे माइनस का निशान लगा दूं तो वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बजाय क्या बन जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन बन जाएगा, ठीक है जी। अब सेकेंडली बच्चों ये जो चीज़ थी हमारे पास, ये हमारे पास कोरियोलिसिस एक्सेलरेशन था, और ये वाला जो था वो लीनियर एक्सेलरेशन था, ठीक है। अब बच्चों हमने क्या करना है, ये जो मैंने रिलेशन फाइंड किया था फिक्स सिस्टम में डबल डेरिवेटिव का प्रीवियस, इसको पुट करूंगा मैं इसके अंदर, ठीक है, क्वेश्चन 1 के अंदर, तो हमारे पास क्या चीज़ बन जाएगी, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ डबल डेरिवेटिव आर विद रिस्पेक्ट टू टी फिक्स सिस्टम के अंदर इनटू इक्वेशन 1 वी हैव, तो हमारे पास बच्चों यहाँ पे क्या आ जाएगा, m इंटू, देखिए यहाँ पे m इंटू आ जाएगा सारे का सारा ये, प्लस ये सारे का सारा रिलेशन आ जाएगा विच इज इक्वल टू एफ आ जाएगा फोर्स। अब बच्चों यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, m जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो m इधर ही रह जाएगा इसके साथ, लेकिन अब जो m इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ होगा और इसके साथ होगा, वो मैं राइट साइड पे ले जाऊंगा, f एज इट इज माइनस ये प्लस था इधर आके माइनस m इंटू ये आ जाएगा ओमेगा डॉट m इंटू ओमेगा डॉट r प्लस सॉरी ये माइनस उधर जाके हो जाएगा 2m ओमेगा क्रॉस डी आर ओवर डी टी एम, ठीक है, फिर ये माइनस उधर जाके और यहाँ पे आ जाएगा m इंटू ओमेगा क्रॉस एफ आर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास न्यू इक्वेशन क्रिएट होगी, दिस इज एन इक्वेशन नंबर 3। वी कैन ड्रॉप, अब यहाँ पे हम जो है वो m को ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है, प्रोवाइडेड इट इज क्लियर दैट ऑल क्वांटिटीज एक्सेप्ट f आर एज डिटरमिन्ड बाय एन ऑब्जर्वर इन द मूविंग सिस्टम। द क्वांटिटी f जो फोर्स हमारे पास है, इट मस्ट बी एम्फसाइज, द क्वांटिटी f it must be emphasized is the resultant force as observed in the fixed or inertial system, ठीक है। if we remove the subscript m and write, तो अगर हम m को रिमूव कर रहे हैं तो हम लिख सकते हैं कि डी आर ओवर डी टी को v भी लिख सकते हैं, तो देन इक्वेशन 3 जो है वो हम उसको लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे हमारे पास m लिखा हुआ है, m को मैं रिमूव कर देता हूँ सबस्क्रिप्ट में, और यहाँ पे फिर ये क्या चीज़ बन जाएगी, ये v बन जाएगा, वेलोसिटी बन जाएगी, ठीक है जी। तो ये सारा एज इट इज एम डी डबल डेरिवेटिव आर ओवर डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू एफ माइनस एम ओमेगा डॉट क्रॉस आर माइनस 2m यहाँ पे ओमेगा क्रॉस v आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और बाकी सारा एज इट इज आ जाएगा। दिस इज एन इक्वेशन नंबर 4 आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। और ये हमने यहाँ पे बता दिया कि ये हमारे पास क्या चीज़ बन गई, ये मोशन ऑफ अ पार्टिकल रिलेटिव टू द अर्थ। तो यहाँ पे हमने पहले पार्ट में न्यूटन सेकेंड लॉ के रिस्पेक्ट हमने पार्टिकल की मोशन बताई इनर्शियल सिस्टम के अंदर, और दूसरे में हमने क्या किया, उसी इनर्शियल सिस्टम को यूज करते हुए हमने एक और सिस्टम लिया और हमने कहा स्मॉल एक्स वाई जेड वो मूविंग सिस्टम है, तो उसके रिस्पेक्ट हमने प्रीवियस को यूज करते हुए अपना नया रिलेशन ड्राइव किया, ठीक है। अब नेक्स्ट बच्चों जो आ रहा है 6.10, उसमें वो कहता है कैलकुलेट करें दी एंगुलर स्पीड, यहाँ पे कैलकुलेट करनी है स्टूडेंट्स हमने एंगुलर स्पीड ऑफ द अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस, कि हम यहाँ पे एंगुलर स्पीड बताएं अर्थ की अबाउट इट्स एक्सिस। तो यहाँ पे बच्चों दो चीज़ें आपको पहले पता होनी चाहिए। बेटा मैं अगर बात करूँ कि आपकी जो अर्थ है जिसपे हम सभी रह रहे हैं, ये दो तरह से मूव करती है। एक तो ये अपने एक्सिस के गिर्द मूव करती है, और दूसरे नंबर पर ये अराउंड सन मूव करती है। एक्सिस के गिर्द मूव करने से मुराद बच्चों ऐसे ही है कि जैसे अगर मेरे पास एक फुटबॉल है, ठीक है, ये फुटबॉल है अगर स्टूडेंट्स, और फुटबॉल का ये अगर सेंटर है, तो सेंटर में अगर मैं कोई स्टिक लटका देता हूँ ऐसे, तो अगर मैं कहूँ कि मैं स्टिक को ऊपर से ऐसे होल्ड कर लूँ या फिर पकड़ लूँ स्टिक को, ठीक है,
मैं स्टिक को यहाँ से होल्ड कर लूँ और मैं ये जो फुटबॉल है इसको आपस में ऐसे घुमाऊँ, ठीक है, तो ऐसे घुमाएं तो इसका मतलब होगा कि ये फुटबॉल अबाउट इट्स एक्सिस ये मूव कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही अगर मैं ज़मीन जारी बात गोल है तो मैं उसके सेंटर में अगर एक स्टिक दे देता हूँ मिसाल के तौर पर, तो बच्चों मैं अगर उस ज़मीन को घुमाऊं स्टिक के अराउंड तो इसका मतलब होगा कि वो अपने एक्सिस के गिर्द घूम रही है, ठीक है, ऐसे घूम रही है। तो दूसरे नंबर पर ज़मीन जो है वो अर्थ जो है हमारे सूरज के गिर्द भी घूमती है, ठीक है जी। अब स्टूडेंट्स इसमें और चीज़ नोट करनी है आपने एक कि जो स्टूडेंट्स ज़मीन अपने एक्सिस के गिर्द ज़मीन अपने एक्सिस के गिर्द 24 आवर्स में एक दफ़ा घूमती है। अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स ऑन एक्सिस प्रोड्यूसिंग द 24 आवर्स डे, मतलब 24 घंटों में एक दफ़ा ज़मीन अपने एक्सिस के गिर्द घूमती है। अब हमें क्यों नहीं फील होता कि ज़मीन अपने एक्सिस के गिर्द घूम रही है? तो बेटा इस वजह से क्योंकि हमारे इर्द गिर्द जो बॉडीज़ हैं वो सारी की सारी फिक्स हैं, ठीक है। और जब ज़मीन घूमती है तो हम भी और हमारी जो इर्द गिर्द बॉडीज़ हैं उसी रिस्पेक्ट हम भी घूमते हैं, ठीक है। तो इस वजह से आप लोगों को फील नहीं होता। सेकेंडली स्टूडेंट्स, अर्थ रिवॉल्व्स अबाउट द सन, अर्थ सूरज के गिर्द जो है वो घूमती है प्रोड्यूसिंग दी 365 डेज ईयर, मतलब एक साल में ज़मीन अर्थ के गिर्द अपना एक पूरा चक्कर मुकम्मल करती है, ठीक है। एक बात ये कि ज़मीन अर्थ के गिर्द अर्थ जो है वो सन के गिर्द पूरे साल में एक चक्कर लगाती है, लेकिन अपने एक्सिस के गिर्द 24 आवर्स में एक चक्कर मुकम्मल करती है। इसी तरह जो मून है वो बेटा 27 डेज के अंदर ज़मीन के गिर्द अपना चक्कर पूरा मुकम्मल करता है, ठीक है। तो ये आपको चीज़ें जनरल नॉलेज के तौर पर पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इसी तरह से स्टूडेंट्स आपने ये आपको चीज़ें जनरल नॉलेज के तौर पर पता होनी चाहिए। अब नेक्स्ट है कैलकुलेट द एंगुलर स्पीड ऑफ द अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस। तो बच्चों इसके लिए देखें जरा आप यहाँ पे, अब सिंस द अर्थ मेक्स वन रेवोल्यूशन मतलब 2 पाई रेडियन, तो 360, जाहिर बात है बेटा जो सर्कल होता है उसमें 360 डिग्री होते हैं, ठीक है। और अगर रेडियन में बात करें तो 2 पाई रेडियन होता है। जाहिर बात है कि अर्थ भी हमारे पास बेटा गोल है, सर्कल की टाइप है, फुटबॉल की टाइप है, ठीक है। अगर 3D में देखें तो वो फुटबॉल की तरह है, अगर 2D में देखें तो सर्कल लगता है, ठीक है। अबाउट इट्स एक्सिस इज इन अप्रोक्सीमेटली 24 आवर्स, मतलब वो कह रहे हैं का मतलब कि 24 घंटे में ज़मीन अपने एक्सिस के गिर्द एक चक्कर मुकम्मल करती है। और अगर उसको सेकंड्स में निकालें तो वो 86,400 सेकंड्स में अपना चक्कर मुकम्मल करती है, ठीक है। दी एंगुलर स्पीड, तो वो उसकी क्या होगी एंगुलर स्पीड, तो वो क्या होती है एंगुलर स्पीड? बेटा आपको पता है इस बात का कि एंगुलर स्पीड निकालने का जो वे है ओमेगा थीटा ओवर टी, ओमेगा इज इक्वल टू थीटा ओवर टी, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास थीटा जो था वो क्या है 2 पाई है, ठीक है। और जो टी है इन सेकंड्स बता रहे हैं हम, तो इन सेकंड्स हमारे पास बच्चों इन सेकंड्स हमारे पास वो क्या होगा 86,400। जब इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 7.27 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर, यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है -5 रेडियन पर सेकंड, ठीक है। तो ये हमारे पास एंगुलर स्पीड जो होगी अर्थ की होगी अबाउट इट्स ओन एक्सिस, ठीक है। तो ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है पॉइंट, ये आपने अपने ध्यान में रखना है, ठीक है जी। नेक्स्ट है दी एक्चुअल टाइम फॉर वन रेवोल्यूशन इज क्लोजर टू 86,164।
तो मतलब कहने का कि जो एक्चुअल वो कह रहा टाइम है वो तकरीबन है 86,164 है एक्चुअल टाइम, लेकिन जो अप्रॉक्सीमेट उसने बताया वो 86,400 है। एंड दी एंगुलर स्पीड, जो फिर जारी बात है जो एक्चुअल स्पीड होगी फिर वो ये हो जाएगी, और अप्रॉक्सीमेट स्पीड जो होगी वो 7.27 होगी। एक्चुअल में 29 है और अप्रॉक्सीमेट में 27 है, बाकी ये सिर्फ ये डिफरेंस है। तो एंगुलर स्पीड हम स्टडी कर चुके हैं, अर्थ की अबाउट इट्स ओन एक्सिस भी। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास मूविंग कोऑर्डिनेट सिस्टम इन जनरल। ठीक है, कि हमारे पास मूविंग कोऑर्डिनेट सिस्टम जो होते हैं इन जनरल हम उसको कैसे डील करते हैं। कोई भी सिस्टम है स्टूडेंट्स, उसको अगर हम कहते हैं कि वो मूव कर रहा है, ठीक है, तो उसको इन जनरल कैसे डील करते हैं। इफ द ओरिजिन्स ऑफ द कैपिटल एक्स वाई जेड एंड स्मॉल एक्स वाई जेड सिस्टम डू नॉट कोइंसाइड। ठीक है, मैं कहता हूं कि अगर नॉर्मली इससे पहले हमने जो बातें की हैं वो यही बातें की हैं हमने कि जो कैपिटल एक्स वाई जेड है वो फिक्स सिस्टम है और स्मॉल एक्स वाई जेड वो मूविंग सिस्टम है, और हम कहते रहे हैं कि हम दोनों के ओरिजिन्स को एक ही लेते हैं। लेकिन यहां पे हम क्या कह रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि इनके ओरिजिन्स कोइंसाइड नहीं है। ठीक है, तो लेट मैं कहता हूं यहां पे कैपिटल आर बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ ओरिजिन क्यू of the small xyz system relative to origin O of the fixed or inertial capital XYZ system. The velocity of the particle, यहाँ पे पार्टिकल लिखना था, ये लफ्ज़ गलत लिखा गया। velocity of the particle, ठीक है, P relative to the moving system is as before। मैं जरा आपको डायग्राम दिखाता हूं तो बात ज्यादा क्लियर होगी। देखिए स्टूडेंट्स, ये मेरे पास डायग्राम है। ठीक है, अगर बुक आपके पास पड़ी हुई है तो वो ज़्यादा क्लियर समझ आ जाएगी आपको, क्योंकि यहाँ पे बुक जब हैंड से बनाते डायग्राम तो वहाँ पे बातें ज़्यादा अक्सर क्लियर नहीं होती। ठीक है, तो देखिए हमारे पास कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई और कैपिटल जेड, हमारे पास ये फिक्स सिस्टम है और इस सिस्टम का ओरिजिन जो है वो ओ है। फिक्स सिस्टम का ओरिजिन कहाँ क्या है, हमारे पास ओ है। लेकिन जो दूसरा सिस्टम मैंने लिया है स्मॉल एक्स वाई जेड, स्मॉल एक्स वाई जेड, यहाँ पे मैं वो भी मेंशन कर देता हूं, ये स्मॉल एक्स है, ये स्मॉल वाई है और स्टूडेंट्स ये स्मॉल जेड है। ठीक है, तो स्मॉल एक्स, स्मॉल वाई, स्मॉल जेड जो कि मूविंग सिस्टम है इसका ओरिजिन क्यू है। ठीक है, फिक्स सिस्टम का ओरिजिन ओ है और मूविंग सिस्टम का ओरिजिन क्यू है। ठीक है, अब फिक्स सिस्टम का जो ओरिजिन है उसका पोजीशन वेक्टर हमारे पास क्या है, क्यू, और वो पोजीशन वेक्टर मूविंग सिस्टम का ओरिजिन है। ये बातें जरा ध्यान में रखनी है। ठीक है, और उसको आर वेक्टर से डिनोट किया हुआ है। जो मूविंग हमारे पास सिस्टम है उसका पोजीशन वेक्टर पी है और उसको आर से डिनोट किया गया है। ठीक है, और इन दोनों फिक्स सिस्टम का पोजीशन वेक्टर क्यू और मूविंग सिस्टम का पोजीशन वेक्टर पी, इन दोनों को एक वेक्टर से मिलाया गया है जिसका नाम मैंने यहाँ पे रो से डिनोट किया है। ठीक है, तो ये आप डायग्राम आपके ज़हन में होनी चाहिए। तो अब मैं पहले क्या करूंगा, मैं पहले निकालूंगा द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल पी। पहले मैं बच्चों निकालूंगा इस पार्टिकल पी की वेलोसिटी निकालूंगा रिलेटिव टू द मूविंग सिस्टम, इस एक्स, स्मॉल वाई, स्मॉल जेड। मतलब कहने का कि मैं इस पी की वेलोसिटी निकालना चाहता हूँ। वेलोसिटी मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स वेलोसिटी निकालना चाह रहा हूँ, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल पी relative to moving system, relative to moving system। ठीक है,
मैं ये बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि इस पी पार्टिकल की वेलोसिटी बताना चाह रहा हूँ इस मूविंग सिस्टम स्मॉल एक्स स्मॉल वाई स्मॉल जेड के रिस्पेक्ट। ठीक है जी, लेट्स सी। तो क्या होगी स्टूडेंट्स, वो ये होगी हमारे पास कि डी आर ओवर डी टी एम, जिसको हम बोलते हैं डी आर ओवर डी टी। तो आपको पता है वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, डी एक्स ओवर डी टी आई प्लस डी वाई ओवर डी टी जे प्लस डी जेड ओवर डी टी के, ये के लिखा हुआ है, इसको नाम अपने क्वेश्चन 1 का दे दिया। तो ये वेलोसिटी आ गई हमारे पास मूविंग सिस्टम की एट पी आ गई। ठीक है, और उसका पोजीशन वेक्टर आर था, तो आर के रिस्पेक्ट निकाली। नाउ द पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, अब मैं पोजीशन वेक्टर जो पी है हमारे पास, नाउ द पोजीशन वेक्टर पी रिलेटिव टू ओ इज रो इज इक्वल टू आर कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, and thus the velocity of p as viewed in the capital XYZ system is। अब मैं क्या करूंगा, इसी p पोजीशन वेक्टर की वेलोसिटी निकालूंगा इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट, और वो फिक्स सिस्टम है कैपिटल एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट। तो उसमें फिर क्या होगा, रो इज इक्वल टू होगा p प्लस रो इज इक्वल टू आर कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। तो क्या बनेगा देखिए यहाँ पे जरा, डी रो ओवर डी टी इज इक्वल टू, डेरिवेटिव ले रहा हूँ कैपिटल आर प्लस आर, यहाँ पे ली था मूविंग सिस्टम का सिंपली वो आर था, लेकिन यहाँ पे कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ये फिक्स सिस्टम की है, फिक्स सिस्टम के रिस्पेक्ट, और ये थी मूविंग सिस्टम के रिस्पेक्ट वेलोसिटी। तो क्या होगी बच्चों यहाँ पे, ये मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा, डी कैपिटल आर ओवर डी टी आई फिक्स सिस्टम प्लस स्मॉल आर ओवर डी टी फिक्स सिस्टम। अब कैपिटल आर को बच्चों मैं यहाँ पे आर डॉट से भी डिनोट कर सकता हूँ डेरिवेटिव, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमें पता है फिक्स सिस्टम के रिस्पेक्ट हमने शुरू में फॉर्मूला पढ़ा था, होता था डी आर ओवर डी टी प्लस ओमेगा क्रॉस आर, इसको नाम इक्वेशन 2 का दे दिया। ठीक है जी, तो इफ आर डॉट इज द वेलोसिटी ऑफ क्यू, अगर ये आर डॉट मैं कहता हूँ वेलोसिटी है क्यू की विद रिस्पेक्ट टू ओ, ठीक है, क्यू की वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू ओ, तो मैं कह सकता हूँ इफ आर इज इक्वल टू 0, अगर मेरे पास यहाँ पे आर 0 हो जाता है तो रिमेनिंग हमारे पास क्या रह जाएगा, रिमेनिंग हमारे पास रह जाएगा डी कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर एफ विद रिस्पेक्ट टू टी विच इज इक्वल टू आ जाएगा डी आर ओवर डी टी, ठीक है, प्लस यहाँ पे लिखना चाहिए था मुझे विच इज़ इक्वल टू लिखना चाहिए था, लेकिन स्टूडेंट्स अगर ये आर हमारे पास 0 हो जाता है तो यहाँ पे बच्चों हमारे पास इक्वल आना चाहिए था, ये गलती से लिखा गया यहाँ पे भी, ऐसे इक्वल क्या आ जाएगा, डी आर ओवर डी टी प्लस ओमेगा क्रॉस आर, सिंपली हमारे पास रिमेनिंग ये रह जाएगा पीछे। ठीक है, तो ये हमारे पास टॉपिक था मूविंग कोऑर्डिनेट सिस्टम इन जनरल, हमने बता दिए। नाउ नेक्स्ट जो स्टूडेंट्स आ रहा है हमारा टॉपिक, वो आ रहा है सिक्स पॉइंट 12। ठीक है, तो मैं वो जरा बुक से बता देता हूँ आपको। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे नेक्स्ट है 6.12 आपका टॉपिक है, उसमें वर्क प्रॉब्लम 6.6। 6.6 बेटा अगर आप बुक निकाल के देखें उसमें, तो उसमें जो प्रॉब्लम था उसमें आपने देखा कि इफ़ द ओरिजिन ऑफ द कैपिटल एक्स वाई जेड एंड स्मॉल एक्स वाई जेड सिस्टम डू नॉट कोइंसाइड the acceleration of the particle p relative to the moving system as before, तो वो ये निकलती थी। ठीक है, मतलब कहने का कि जब हमारे पास एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल p relative to the moving system, तो ये रिलेशन हमने पढ़ा हुआ था। मूविंग सिस्टम के लिए रिलेशन हमने बच्चों ये पढ़ा हुआ था। ये अभी जो ऊपर हमने बात अभी पढ़ी है, ये वाली बात, वो उसमें कैपिटल एक्स वाई जेड
और जो मूविंग सिस्टम है, ये कैपिटल एक्स वाई जेड, कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई, कैपिटल जेड, और स्मॉल एक्स, स्मॉल वाई, स्मॉल जेड, ठीक है, ये उनका ओरिजिन सेम नहीं है, ठीक है। तो जब सेम नहीं था तो उस वक्त हमारे पास जो पोजीशन वेक्टर निकल रहा था, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर, तो वो हमारे पास ये रिलेशन था। लेकिन जो मूविंग सिस्टम के लिए है पार्टिकल पी की, तो वो हमारे पास ये रिलेशन है, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। सिंस द पोजीशन वेक्टर पी relative to O is rho capital R plus small r, the acceleration of P as viewed in the capital X Y Z system is, तो वो हमने ये ऊपर बात की हुई है कि कैपिटल एक्स वाई सिस्टम के रिस्पेक्ट हमारे पास क्या होगा। देखो यहाँ पे इस बात की उसने, सिंस द पोजीशन वेक्टर पी रिलेटिव टू ओ इज एक्सेलरेशन ऑफ पी एज व्यूड इन द एक्स वाई सिस्टम, एक्स वाई जेड सिस्टम, ये पी की पोजीशन वेक्टर बता रहा है कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई और कैपिटल जेड के रिस्पेक्ट। तो वो क्या होती थी, वो पढ़ी थी हमने, रो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ठीक है। ये जो मैंने रिलेशन बताया है आपको, वो फिक्स्ड, वो मूविंग पार्टिकल जो था उसकी एक्सेलरेशन बताई है, ये हमने पहले जो पढ़ी थी। लेकिन यहाँ पे जो बता रहा हूँ रिलेशन, वो कैपिटल एक्स वाई जेड और स्मॉल एक्स वाई जेड, जो कि एक फिक्स है दूसरा मूविंग है, उनका ओरिजिन सेम नहीं है। तो उसको सॉल्व करने के बाद क्या आएगा रिलेशन, एक बार कैपिटल आर के साथ आ जाएगा, एक बार स्मॉल आर के साथ आ जाएगा। कैपिटल आर वाले को हम डबल डॉट लिख लेंगे, ऐसे भी लिख सकते हैं, और स्मॉल आर वाले को, बच्चों आपने ये भी रिलेशन पढ़ा हुआ है, ये मैंने आपको प्रीवियस बताया भी था, ये वाला रिलेशन, ठीक है। तो इस रिलेशन को आपने प्रीवियस प्रूफ भी किया था, तो वो रिलेशन हमने यहाँ पे लिखा है इस जगह पे, ठीक है, फिक्स सिस्टम की जगह पे, ठीक है जी। यूजिंग द इक्वेशन 3 ऑफ प्रॉब्लम 6.6, नोट दैट कैपिटल आर जो इसका डबल डेरिवेटिव है इज द एक्सेलरेशन ऑफ क्यू। अब यहाँ पे जो कैपिटल डबल डेरिवेटिव है आर, जिसको हम एक्सेलरेशन बोलते हैं, ये है एक्सेलरेशन ऑफ क्यू विद रिस्पेक्ट टू ओ, ठीक है, ये एक्सेलरेशन है क्यू का विद रिस्पेक्ट टू ओ, ये कैपिटल डबल आर जो है, ठीक है। इफ स्मॉल आर इज इक्वल टू 0, सॉरी कैपिटल आर अगर 0 हो जाए, तो दिस रिड्यूसेस टू द रिजल्ट 6.6 प्रॉब्लम, मतलब वो रिजल्ट फिर पीछे हमारे पास यही रह जाएगा, सिंपली जो मैंने ये लिखा है। जाहिर बात जब ये 0 हो जाएगा यहाँ पे, तो रिमेनिंग हमारे पास ये रह जाएगा, और यही रिजल्ट हमने 6.6 प्रॉब्लम में भी स्टडी किया था, ठीक है। नेक्स्ट 6.13 में छोड़ रहा हूँ इसको, मैं आगे आ रहा हूँ 6.14 प्रॉब्लम पे, जो कि एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ अ पार्टिकल रिलेटिव टू एन ऑब्जर्वर ऑन द अर्थ सरफेस। ये लास्ट टॉपिक है इस लेक्चर का। फाइंड द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ अ पार्टिकल, वो कहते हैं इक्वेशन बतानी है मोशन ऑफ पार्टिकल, मतलब एक पार्टिकल है वो मोशन में है, उसकी इक्वेशन बतानी है, लेकिन रिलेटिव टू एन ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर के लिहाज से, ऑन दी अर्थ सरफेस, जो कि अर्थ सरफेस पे है, कि एक ऑब्जर्वर है वो अर्थ की सरफेस पे मौजूद है, और हमने उस पार्टिकल की मोशन बतानी है उस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट, ठीक है। तो ये डायग्राम है जरा। वी अज्यूम द अर्थ टू बी स्फीयर, पहली बात हमने वो अज्यूम अर्थ किया कि वो स्फीयर है, जैसे कि फुटबॉल की तरह है, विद सेंटर एट ओ, उसका सेंटर हमारे पास क्या है, ओरिजिन पे है, ठीक है, सेंटर उसका क्या है, ओ है। ये बेटा यहाँ पे इस डायग्राम का स्फीयर का सिर्फ आपको एक चौथा हिस्सा जो वो दिखाया गया है, बाकी सारा कुछ ऐसे हाइड किया हुआ है। मैं आपको जरा थोड़ा सा बना के दिखा भी देता हूँ स्टूडेंट्स। ये हमारे पास ऐसे, हमारे पास ऐसे पूरे का पूरा स्फीयर है यहाँ तक। तो ये स्फीयर की सिर्फ और सिर्फ जो एक फुटबॉल है उसकी ऊपर वाली सतह, ये वाली, उसने उसको कट करके दिखाया हुआ है सिर्फ, ठीक है। अगर आपके पास फुटबॉल आपके पास पड़ा हुआ है, तो आप फुटबॉल को एक साइड से टक लगा लो, ठीक है। या आपके पास एक वाटरमेलन है, ठीक है, आजकल वाटरमेलन बहुत ज़्यादा आए हुए हैं, ठीक है, गर्मी का सीजन है। तो वाटरमेलन जब वो आदमी चेक करवाता है आपको, तो वो क्या करता है, वो अक्सर नाइफ के साथ वाटरमेलन के एक सेंटर में डालता है,
और डालने के बाद तो वहाँ से उसको एक पीस उसका कट करके बाहर दिखा देता है। क्योंकि जब वो पीस बाहर निकालता है ना, तो इस डायग्राम में वो पीस आपको दिखाया गया है। अब आप थोड़ा सा इमेजिन करें वाटरमेलन को और उसमें जो पीस निकाला होगा उस पीस को, तो ये पीस एक तरह से बना हुआ है, ठीक है। इस तरह आपने इसको देखना। We assume the Earth to be sphere with center at O, इसका सेंटर O पे है, rotating about the Z axis, और वो रोटेट कर रही है अर्थ अबाउट Z एक्सिस। जैसे मैंने बताया था कि उसका एक्सिस जो है वो Z एक्सिस, समझ लें इसको आप, तो ये अर्थ ऐसे ऐसे रोटेट कर रही है Z एक्सिस के बाद विद एंगुलर वेलोसिटी। उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या है, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा के। वी आल्सो यूज द फैक्ट दैट द इफेक्ट ऑफ द अर्थ रोटेटिंग अराउंड द सन इज नेग्लिजिबल। लेकिन हमने ये फैक्ट यूज करना है कि इफेक्ट ऑफ अर्थ रोटेटिंग अबाउट इफेक्ट ऑफ द अर्थ रोटेटिंग अराउंड द सन, कि जो अर्थ का इफेक्ट है अराउंड द सन, हमें पता है कि अर्थ रोटेट कर रही है अराउंड द सन और वो 360 डेज में एक अपना चक्कर मुकम्मल करती है अर्थ अराउंड द सन। तो वो हम कह रहे हैं हम कुछ देर के लिए उसको इस इफेक्ट को हम इसको नेग्लिजिबल कर देते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ इफेक्ट जो डील कर रहे हैं वो यहाँ पे ये कर रहे हैं कि अर्थ रोटेट्स अबाउट इट्स ओन एक्सिस बस, और यहाँ पे वो बता दिया कि वो जेड एक्सिस के अबाउट है। वी आल्सो use the fact that the effect of the earth rotating around the sun is negligible, so that the capital XYZ system can be taken as an inertial system। तो फिर हम कह सकते हैं यहाँ पे, अगर मैं सन वाले कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा नेग्लिजिबल कर दूं, तो फिर हम कह सकते हैं कैपिटल X, कैपिटल Y और कैपिटल Z जो है सिस्टम जो है कैन बी टेकन एज इनर्शियल सिस्टम। मीन कि हम कह सकते हैं वो फिक्स सिस्टम है। मतलब कैपिटल X, कैपिटल Y, कैपिटल Z जो है वो हमारे पास फिक्स सिस्टम है, और अर्थ जो है वो रोटेट कर रही है अराउंड इट्स ओन एक्सिस। और साथ मैंने ये भी बता दिया कि जो अर्थ का इफेक्ट है कि वो 365 डेज में जो है वो अराउंड द सन रोटेट करती है, तो हमने उस इफेक्ट को भी नेग्लिजिबल कर दिया कुछ देर के लिए, ठीक है। देन वी कैन यूज द इक्वेशन 2 ऑफ प्रॉब्लम 16.12 फॉर द केस ऑफ द अर्थ वी हैव, ठीक है। वो कहता है कि अब इस लिखने के बाद आपने 6.12 जो है वो इक्वेशन जो है प्रॉब्लम के अंदर जो इक्वेशन है ना 2, वो आपने यहाँ पे लिखनी है। देखो 6.12 जो है प्रॉब्लम हमारा, इसकी इक्वेशन 2 जो है ये जो हमने फाइंड की थी, ठीक है, ये इक्वेशन आपने वहाँ पे लिखनी है कि रो डबल डेरिवेटिव ऑफ टी फिक्स्ड, और इसके साथ हमने पूरी इक्वेशन ये लिखनी है। और फिर अब वो इस इक्वेशन में वो बताएगा कि अर्थ के लिए आर हमारे पास क्या होगा, स्मॉल आर हमारे पास क्या होगा, ये ओमेगा क्रॉस आर क्या होगा, वो देखिए अब लिखा हुआ है यहाँ पे फॉर ईच। अब यहाँ पे आपने बच्चों जो लिखी हुई ना उसने बात, आपने जो पेपर में क्वेश्चन आएगा तो आपने ये बात तो नहीं ना करनी कि 16.12 प्रॉब्लम देख लें, तो आपने वो इक्वेशन डायरेक्ट लिखनी है वहाँ पे। और फिर आप बताओगे उसके बाद कि अर्थ के केस में क्या होगा, ओमेगा डॉट, मतलब जो एंगुलर वेलोसिटी है, अब डॉट दिया होगा ना यहाँ पे, तो एंगुलर एक्सेलरेशन हो जाएगा। जारी बात है ओमेगा बेसिकली सिंपल जो होता है वो एंगुलर वेलोसिटी होती है, और अगर उसका डेरिवेटिव ले लिया जाए तो एंगुलर एक्सेलरेशन होगा। तो यहाँ पे वो क्या होगा, वो 0 होगा अर्थ के केस में। दूसरे नंबर पर आर डबल डेरिवेटिव जो होता है ना वो ओमेगा क्रॉस कैपिटल आर होता है, और एफ जो होता है वो जी कैपिटल एम स्मॉल एम ओवर रो क्यूब, सॉरी यहाँ पे पी क्यूब लिखा हुआ है, ये पी क्यूब है और इनटू रो है माइनस का। तो ये चीजें आपने पुट करनी है उस इक्वेशन के अंदर। द फर्स्ट इक्वेशन अराइजिंग फ्रॉम द फैक्ट, अब ये पुट करने के बाद हमारे पास जो फैक्ट, 3 तरह के फैक्ट हमारे पास जनरेट हो गए यहाँ पे। फर्स्ट इक्वेशन अराइजिंग फ्रॉम द फैक्ट दैट द रोटेशन ऑफ द अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस प्रोड्यूसेस विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, एक चीज, ठीक है। पहला फैक्ट वो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी प्रोड्यूस होगी। दूसरा फैक्ट क्या होगा, द सेकंड अराइजिंग फ्रॉम द फैक्ट दैट द एक्सेलरेशन ऑफ द ओरिजिन क्यू, जो ओरिजिन क्यू है ये वाला, ठीक है, ये डायग्राम वैसे ही है जो कि प्रीवियस मैंने बनाई थी, लेकिन यहाँ पे वो शेप चेंज करके उसने ये ओरिजिन के रिस्पेक्ट फिक्स बता दिया, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड, और क्यू उसने मूविंग के रिस्पेक्ट बना दिया स्मॉल एक्स स्मॉल वाई और स्मॉल जेड। अब वो दूसरा फैक्ट बता रहा है द सेकंड अराइजिंग फ्रॉम द फैक्ट दैट द एक्सेलरेशन ऑफ द ओरिजिन
Q relative to O is the centripetal acceleration. ठीक है, जो एक्सेलरेशन है ओरिजिन Q का ये वाला relative to O, ठीक है, वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है. ये Q जो है हमारे पास पोजीशन वेक्टर है, वो इस O के रिस्पेक्ट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है. एंड द थर्ड फैक्ट जो है वो क्या राइज होता है, फ्रॉम द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यूजिंग दीज इन इक्वेशन 2 ऑफ प्रॉब्लम 16.12 yield the required इक्वेशन. मतलब जब ये चीजें पुट करते हैं हम तीनों चीजें इक्वेशन के अंदर, इक्वेशन 2 के अंदर, 6.12 के अंदर, तो हमारे पास वहां से ये चीज मिलती है. ठीक है, assuming that other forces acting on M such as air resistance etc are neglected. मतलब जो वहां पे एयर वगैरह थी उसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे इस केस में. We can define small g which is equal to, अब स्मॉल g को हम यहाँ पे कह सकते हैं जो कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है. ठीक है, स्मॉल g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होती है और यहाँ पे वो इक्वल होगी कैपिटल G कैपिटल M ओवर P क्यूब रो माइनस ओमेगा क्रॉस कैपिटल R. तो यहाँ पे ये वाला चीज और ये वाली चीज, इतने वैल्यू को हम यहाँ पे स्मॉल g ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन का नाम दे देंगे एज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सो दैट इक्वेशन 4 जो थी वो बिकम्स क्या बन जाएगी कि इस जगह पे डी स्क्वायर आर ओवर डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू, इस जगह पे g आ जाएगा माइनस 2 ओमेगा क्रॉस v माइनस ओमेगा क्रॉस r. ठीक है जी, इस इक्वेशन को आप इक्वेशन 6 का नाम दे दोगे, इसको 5 का दे दिया. नियर द अर्थ सरफेस दैट द लास्ट टर्म इन द 6, इसमें जो लास्ट टर्म है कैन बी नेग्लेक्टेड, ये टर्म, सो दैट टू अ हायर डिग्री ऑफ अप्रोक्सीमेशन. तो हायर डिग्री अप्रोक्सीमेशन के लिए इसको नेग्लेक्ट कर देंगे. ठीक है, हायर डिग्री अप्रोक्सीमेशन के लिए क्या होगा, तो डबल तो फिर हमारे पास रिमेनिंग क्या रह जाएगा रिजल्ट कि डबल डेरिवेटिव ऑफ आर वो इक्वल होगा, जिसको एक्सेलरेशन बोला हुआ है, जी माइनस 2 ओमेगा क्रॉस वी. ये चीज हमारे पास स्टूडेंट्स क्रिएट हो जाएगी. ठीक है, दिस इज एन इक्वेशन नंबर 7. इन प्रैक्टिस वी चूज जी एज कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड ऑल्दो इट वेरीज स्लाइटली ओवर द अर्थ सरफेस, कि जो मैं अर्थ से ऊपर जाता जाऊंगा तो जी की वैल्यू स्लाइटली वेरी करेगी. ठीक है, जो मैं नीचे को आऊंगा तो फिर उसकी वैल्यू कुछ और होगी. ठीक है, इफ अदर एक्सटर्नल फोर्सेस एक्ट वी मस्ट ऐड देम टू द राइट साइड ऑफ द इक्वेशन 6 एंड 7. फर्ज करो वहां पे एयर रेजिस्टेंस के अलावा कुछ और फोर्सेस भी हैं, तो हम 6 इक्वेशन और 7 इक्वेशन के वो राइट साइड पे फोर्सेस लिखते जाएंगे. ठीक है, लाइक बॉडी फोर्स. ठीक है, बॉडी फोर्स वगैरह हो सकती है तो राइट साइड पे लिख सकते हैं. ठीक है, तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था स्टूडेंट्स लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, कि इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ अ पार्टिकल रिलेटिव टू एन ऑब्जर्वर ऑन द अर्थ सरफेस. होपफुली स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर. इंशाल्लाह अपकमिंग लेक्चर में हम 6.15 प्रॉब्लम को देखेंगे. स्टूडेंट्स इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन राइट इन कमेंट बॉक्स और इन व्हाट्सएप ग्रुप. टेक केयर, अल्लाह हाफिज.